हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी। तो हमने अभी तक गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ लैमिनेटेड स्प्रिंग इज़ सपोर्टेड एट, ठीक है। तो लैमिनेटेड स्प्रिंग होती क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो देखो, एक ऐसी स्प्रिंग होती है, इसको लीफ स्प्रिंग भी बोला जाता है, जिसकी क्या होती है, लेंथ वेरी करती है, लेकिन जो विड्थ एंड द थिकनेस होती है वो क्या होती है, इसकी सेम रहती है। तो ये वाली जो स्प्रिंग होती है ना, वो सपोर्टेड होती है एट द सेंटर, और इस पे जो लोड लगाया जाता है वो लगाया जाता है एंड्स पे। तो अपना आंसर क्या हुआ, इज़ सपोर्टेड एट सेंटर एंड लोडेड एट एंड्स। तो अपना आंसर बी हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैमिनेटेड स्प्रिंग्स आर सब्जेक्टेड टू। तो वो वाली जो स्प्रिंग थी उस पे ज़्यादातर जो स्ट्रेस लगते हैं वो बेंडिंग स्ट्रेस लगते हैं। तो अपना आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द डिफ्लेक्शन इन अ लीफ स्प्रिंग इज़ मोर इफ़ इट्स। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं स्टिफनेस की। स्टिफनेस कैसे डिनोट करा जाता है, के से। के इज़ इक्वल्स टू लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपना डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ तो अपना स्टिफनेस क्या हुआ, कम हो गया। तो वही चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन इन अ लीफ स्प्रिंग इज़ मोर, मतलब डेल्टा ज़्यादा है तो स्टिफनेस क्या हुई, कम हुई। तो अपना आंसर बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A carriage spring of the span L consisting of the end plates each of thickness T and the width B. If the spring carries a load W and modulus of the elasticity in the spring is E, then the central deflection of the spring is। देखो दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। EWL का क्यूब डिवाइडेड बाय 8ENBT का क्यूब। मैं इसको तरीका बता देती हूँ कैसे याद करना है। जैसे कि अपन ने ENT डॉक्टर होते हैं तो वो ENT आ गया, ठीक है। तो 8 आपको याद करना है एंड दिस इज़ WL। तो अब अपन को 3 बार 3 लगाना है। तो एक तो 3 मैंने यहाँ लगा दिया, एक 3 मैंने ऊपर लगा दिया और एक 3 मैंने नीचे लगा दिया। तो ये ऐसे करके आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बकलिंग लोड फॉर अ गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो बकलिंग लोड किस पे डिपेंड करता है, क्या सिर्फ वो लेंथ ऑफ कॉलम पे डिपेंड करता है, क्या सिर्फ वो लेटरल डायमेंशन पे डिपेंड करता है, या वो दोनों पे डिपेंड करता है। तो बकलिंग लोड अपना दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अपना आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वो बोलता है व्हेन द टू एंड्स ऑफ अ कॉलम are fixed, then the crippling load is P. If one end of the column is made free, the value of the crippling load will change to, ठीक है। तो वो बोल रहा है, देखो, एक तो when both the ends of a column are fixed, तो हमने ये वाला केस क्या हुआ, ये केस 1 है एंड दिस इज़ केस 2, राइट, ठीक है। तो अपने पास क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय LE स्क्वायर, ठीक है। LE क्या है, अपने पास इफ़ेक्टिव लेंथ है, ठीक है। और इफ़ेक्टिव लेंथ, अब अपने पास फर्स्ट केस में इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी है, L/2। जब मैं इसको इस फॉर्मूले रखूँगी तो मेरा आंसर क्या हो गया, नाउ दिस इज़ 4 पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब क्वेश्चन में इस चीज़ की वैल्यू दे रखी है P या P1, मैंने P1 मान लिया, लेकिन उसमें क्वेश्चन में P दे रखी है, ठीक है। तो जब अपन सेकेंड केस में चलते हैं, सेकेंड केस में क्या हुआ, वही चीज़, अब इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, 2L हो गई। तो जब मैंने उसमें फॉर्मूले में रखा तो इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, 4L का स्क्वायर। तो फॉर्मूला अपने पास ये हो गया, P2 इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय 4LE का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 4 ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो यहाँ ये वाली वैल्यू, दिस इज़ समथिंग कॉल्ड P1, जो कि अपन ने, या फिर P जो कि मैंने ऊपर माना है। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर हो गया P1 डिवाइडेड बाय 16। तो अपना आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द यूलर फॉर्मूला फॉर अ गिवन माइल्ड स्टील,
mild steel long column hinged at both the ends is not valid for the shallowness ratio. पहली बात तो ये है कि यूलर नॉर्मा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे और फिर माइल्ड स्टील की बात हो रही है तो शेल्डनेस रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 80. ये क्वेश्चन कई बार आता है तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ लॉन्ग कॉलम हैज़ अ मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड व्हेन इट इज़. ठीक है, तो इसमें अपन ऐसे सारे केसेस लेके चलते हैं, फिर बताऊंगी आपको आंसर क्या होगा. तो पहला केस बोल रहा है व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज. ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास क्या फॉर्मूला हो गया क्रिपलिंग लोड का, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर. नाउ द केस वन व्हेन बोथ हैंड इज हिंज, तो एंड्स हिंज हो गए तो दैट मीन्स इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, एल हो गई. जब मैंने यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला रखा तो पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर. ये तो केस वन हो गया. ठीक है, केस टू में अपने पास है व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड. ठीक है, तो केस टू पे पहुँचते हैं तो अपना ये फिक्स वाली चीज़ आ गई. तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, L/2 हो गई. तो वो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे रखा तो दैट मीन्स 4 ऊपर चला गया. तो अपना आंसर क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर. ठीक है, तो अपन केस 3 पे चलते हैं. ठीक है, वो बोल रहा है when one end is fixed and the other end is hinge. ठीक है, तो ऐसे केस में मैंने यहाँ पे बना दिया कि एक तो एंड अपन को फिक्स बना दिया और एक हैंड को हिंज बना दिया. ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, L डिवाइडेड बाय √2. ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 2 आएगा. ठीक है, तो वही चीज़ मैंने कर दी. एंड द थर्ड लास्ट केस बोलता है वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज़ फ्री. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे किया, क्या किया, वन एंड इज़ फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज़ फ्री. तो इसकी इफेक्टिव लेंथ 2L हो गई, तो यहाँ पे रख दिया. अब आप खुद ऑब्जर्व करो कि इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, इस वाले केस में, क्योंकि ये 4 टाइम्स हो रहा है. ठीक है, तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर बी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ चिमनी ऑफ 20 मीटर हाइट इज़ टेकन एज. देखो चिमनी कुछ ऐसी शेप की हो जाएगी, मतलब एक एंड से फिक्स एंड द अदर एंड से फ्री. अब इसकी लेंथ 20 दे रखी है. अब इसकी इफेक्टिव लेंथ होती कितनी है, इसकी इफेक्टिव लेंथ 12 होती है. तो 2 × 20 दैट विल बी 40. तो आंसर अपने पास डी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द रैंकाइन फार्मूला फॉर अ कॉलम इज़ वैलिड व्हेन द शेल्डनेस रेशियो इज़. देखो अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आया था यूलर के लिए और शेल्डनेस रेशियो ही पूछा था उसमें भी, और ये भी आया रैंकाइन के लिए, इसमें भी शेल्डनेस पूछा है. लेकिन ये बात याद रखना कि ये लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट as well as from the long column. That means there is no criteria for the shelderness ratio. That means ठीक है, शेल्डनेस रेशियो की कोई भी वैल्यू के लिए ये वैलिड है. तो अपना आंसर डी हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The shelderness ratio of a 5 meter long column hinged at both the ends having a circular cross section with the diameter 160 mm is. ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है उसमें, शेल्डनेस रेशियो पूछ रहा है. लेंथ अपने पास 5 मीटर दे रखी है और डायमीटर अपने पास 160 दे रखा है. ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं शेल्डनेस रेशियो होता क्या है. होता अपने पास L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R मिनिमम. ठीक है, तो अब अपने पास उसने कैसे रखा, व्हेन बोथ एंड इज हिंज्ड, और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता दी. ठीक है, अब अपने पास आता है R मिनिमम. R मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट I मिनिमम डिवाइडेड बाय A. Since I minimum for the circular cross section will be pi by 64 d की पावर 4 and the area is pi d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास d/4 आएगा, है ना. ये वाली d/4 की वैल्यू जब मैं इस लेमडा में रखूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 4L डिवाइडेड बाई d. ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप ही है तो इसको थोड़ा सा याद ही रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अपने पास 4 का 4 आ गया. लेंथ विल बी 5 अपन को मीटर में दे रखा है तो इसको मैंने mm में कन्वर्ट कर दिया एंड दैट्स d इज़ 160 mm. तो अपना आंसर 125 आ गया. दैट मीन्स d. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the effective length of a column fixed at one end and hinged at the other end, like this, fixed at one end and hinged at the other end, तो वो हो जाएगा L डिवाइडेड बाय 1/√2. ठीक है, एक बात याद रखना कि इसको और इसको याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है. मैं आपको बताती हूँ. देखो ये ऐसा केस आ गया, पहला तो ये फिक्स हो गया.
दैट मीन्स दोनों साइड से फिक्स है, तो इसकी लेंथ तो ऑलरेडी आधी हो गई, ठीक है। ये तो पहली बात याद कर लेना। दूसरी बात ऐसे याद रखना कि ये वाले ऐसा केस बन गया, दैट मीन्स इसमें से थोड़ी चीज़ इसकी वैल्यू कम हो गई। यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पे इस पर टोपी नहीं लगी हुई है, ऐसे याद रखना कि इसमें टोपी नहीं लगी हुई है, तो अपन को क्या करना है, इसके लिए इसमें टोपी लगानी है, तो दैट मीन्स मैंने √2 की टोपी लगा दी, ठीक है। ऐसे याद रखना। अब अपने पास इससे इधर आएंगे, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें तो क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स इसको 2L बना दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक है इसको याद रखने का, अदरवाइज़ तो याद ही रखना है, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नाउ द इफेक्ट ऑफ अ आर्चिंग अ बीम इज़, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो उसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द इफ़ेक्ट ऑफ आर्चिंग का क्या इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है, कोई भी बीम में। तो देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ये एक आर्च ले लेते हैं, ये एक सिंपली सपोर्टेड का केस ले लेते हैं। यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है। लोडिंग सेम ले लेते हैं, दैट विल बी UDL, एंड यहाँ पे भी UDL। सिंस दोनों की सिमेट्रिक लोडिंग है तो अपने पास रिएक्शन क्या आएगी, WL/2 एंड दैट विल बी WL/2। इधर भी WL/2, इधर भी WL/2, ठीक है। ये तो हो गया। अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये लेट सपोज कि यहाँ पे एट कोई भी x डिस्टेंस पे मैं मोमेंट निकाल रही हूँ, ठीक है, और वो इसका y डायमेंशन है, और यहाँ पे कोई y डायमेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इस चीज़ का, इस वाले डायग्राम का मैं अगर मोमेंट एट x निकालती हूँ तो वो कितना आएगा, WL/2 एंड माइनस दैट विल बी WX² by 2 एंड माइनस HY, ठीक है। ये वाली चीज़ तो माइनस HY, H मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगी इसकी कुछ, ठीक है। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। जबकि इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है, दैट विल बी अपने पास WL/2 माइनस WX²/2, ठीक है। मैं आपको सही से लिख के बता देती हूँ। तो आर्च में अपने पास इक्वेशन बन गई WL², ठीक है, दोबारा बताती हूँ, दैट विल बी WLX/2 माइनस WX²/2 माइनस HY। जबकि सिंपली सपोर्टेड में केस आएगा, दैट विल बी WL/2 इंटू x माइनस WX²/2। इसका मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो दोनों में सेम थी, जो कुछ था ना वो माइनस HY इफेक्ट आ गया। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट कुछ इतने अमाउंट से क्या हो रहा है, इसमें आर्च में कम हो रहा है देन कंपेयर टू द सिंपली सपोर्टेड बीम। दैट मीन्स तो हमें क्या, आर्च अगर कर रहे भी हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को क्या, बेंडिंग मोमेंट को क्या कर सके, कम कर सके। तो अपना आंसर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरनल फोर्सेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन इन अ आर्च आर, ठीक है। देखो कहीं पे भी जब आर्च बनेगी ना तो उस पर इंटरनल फोर्सेस कौन से लगेंगे, दैट विल बी नॉर्मल थर्स्ट, शेयर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अपना आंसर डी हो गया। आर्चेस बहुत कम एग्ज़ाम्स में आता है, तो प्लीज़ सी टू इट कि आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, तभी ये क्वेश्चन को कीजिए, अदरवाइज स्किप देम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडीज थ्योरम द वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन द लीनियर आर्च एंड द सेंटर लाइन ऑफ एन एक्चुअल आर्च एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट टू सम स्केल लाइक दिस। सबसे पहले क्या हुआ, एक तो एडी थ्योरम यही चीज़ कहती है, ये पूरा स्टेटमेंट ही है एडी थ्योरम का, लेकिन मैं बताती हूँ। जैसे कि एक कोई आर्च है, ये आर्च है, ठीक है, इसका अगर अपन ये ऐसे, ये तो एक अपने पास एक्चुअल आर्च हो गई, ये अपने पास लीनियर आर्च हो गई, ठीक है। तो जो इसका जो वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यही चीज़ क्या बोलती है, यही चीज़ अपनी एडी थ्योरम बोलती है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर ए हो गया। एक्चुअली ये स्टेटमेंट है एडीज थ्योरम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यू टू द rise in temperature in the 3-hinged arch induced stresses is। देखो अगर जब कभी भी टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है ना, तो 3-hinge आर्च में हमेशा या तो लेंथ में या फिर हाइट में चेंज आता है, कोई तरीके का स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर डी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ 3 hinge arch द लीनियर एंड द एक्चुअल स्ट्रेस मीट एट, तो वो एटलीस्ट 3 पॉइंट पे क्या होगी, वो मीट करेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 3 hinge parabolic arch carries a uniformly distributed load over the entire span, then any section of an arch is subjected to, like this। एक 3 hinge arch है, ठीक है, एक इंच इधर, एक इंच इधर, एक इंच इधर, ठीक है, एंड इट विल बी कैरिंग अ यूडीएल, ठीक है। तो एक बात याद रखना, मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ कि ऐसे आर्च में ना ही बेंडिंग मोमेंट होता है, ना ही शेयर फोर्स होता है। तो अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन आया था कि आर्च में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और एक नॉर्मल थ्रस्ट की भी बात करी थी। ये चीज़ तो कोई भी आर्च में मिलेगी, लेकिन जब ऐसी लोडिंग हो और 3 hinge हो तो ये चीज़ नहीं आएगी। तो अपना आंसर क्या हुआ, ओनली नॉर्मल थ्रस्ट। तो अपना आंसर ए हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द 3 hinge arch इज़, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये एक 3 hinge arch बना दी, ये एक आर्च, ये एक आर्च और ये एक आर्च, ठीक है, लाइक दिस, एंड दिस इज़, ये हिंज हो गया एंड दिस इज़ हिंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इस फोर्स के बारे में बात करूँगी, इस रिएक्शन के बारे में बात करूँगी, तो ये रिएक्शन अपने पास दो मतलब ये सपोर्ट अपने पास दो रिएक्शन देगा, एक तो ये वाली एंड दिस वाली, ये वाली, ठीक है, ये तो दो हो गए। अगर मैं इस चीज़ को काटती हूँ तो ये मेंबर फोर्स भी मुझे दो चीज़ देगा। क्या चीज़ देगा, मतलब तीन अननोन देगा, एक तो शेयर फोर्स, एक बेंडिंग मोमेंट और एक मोमेंट, ठीक है, ये चीज़ देगा। तो इसमें +3 कर दिया। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबका अपना तरीका होता है, मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ। मैं ये वीडियो बना दूँगी इसके लिए, कैसे सॉल्व करते हैं DSD के निकालने का। बाकी ये तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो फिर अपने पास हो जाएगा 2 + 3, ठीक है, एंड दिस इज़ अपने पास, ये तो हो गए सारे अननोन्स की बात हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। अब अपने पास नोन कितनी, नोन हमेशा अपने पास कोई भी 2D कोई इक्वेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है, तो अपने पास 3 नोन होते हैं, दैट विल बी -3। तो फिर 2 + 5, 2 + 3 5, 5 - 3 दैट विल बी 2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। जब अपन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक मेंबर फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स 3, एंड देन, ठीक है, इसमें अपने पास इक्वेशंस भी अपने पास 3 अवेलेबल हैं, ठीक है। माइनस माइनस एक हिंज के लिए, तो अपने आंसर -1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यही केस अगर अपन इसमें बात करें तो ये वाली मेंबर अपन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो यहाँ पे होगा 3 - 3 दैट विल बी नाउ दिस इज रिएक्शन इज 2, ठीक है। नाउ दिस इज 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1। तो अपना क्या हुआ, अपना टोटल सॉल्व करके आया, दैट विल बी 2 - 1 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो अपना आंसर, जब अपने पास ds की वैल्यू 0 आती है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या हो गया, अपने पास स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेंट्रल राइज ऑफ अ सिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च इज h, then the rise of the arch at the quarter point is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, देखो पैराबोलिक की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 4h डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर इंटू x मल्टीप्लाइड बाय l माइनस x, ठीक है। तो एट क्वार्टर बोला है, मतलब l/4 हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 4h डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर इंटू l/4 मल्टीप्लाइड बाय l माइनस l/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास 3h/4 आंसर आएगा। तो अपना आंसर क्या हुआ, 3h/4। थैंक यू दोस्तों।